Everyone, this is a part 2 of class 8 science chapter 1 crop production and management. इस पार्ट पे हम करेंगे आगे का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड। इरिगेशन और लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लाइफ। जैसे हमें सबको पता है कि सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको वाटर की ज़रूरत होती है। जिंदा रहने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। और वाटर को प्लांट कैसे यूज़ करता है? उसके रूट से। रूट प्लांट के जो भी रूट्स होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अलॉन्ग विद वाटर के साथ साथ जो रूट होते हैं प्लांट के वो मिनरल और फर्टिलाइज़र इन सबको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट की जो बॉडी होती है वो उसमें 90% वाटर होता है, इसलिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है बिकॉज इनकी जो भी सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करती है। बिना वाटर के ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। ओके, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो पानी ही ट्रांसपोर्ट करता है उसको एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट प्लांट के पार्ट तक। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट होने से एंड हॉट एयर कंडीशन से। ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब बहुत हॉट कंडीशन या फ्रॉस्ट कंडीशन से बचाने के लिए हमें रेगुलरली बेसिस पे फील्ड को पानी देना होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है कि वाटर देना क्रॉप को हमें एक रेगुलर इंटरवल पे जब हम पानी देते हैं अपने फील्ड को, क्रॉप को, उसको इरिगेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को शब्द अंडरलाइन कर लेंगे। और इरिगेशन की जो भी टाइम होता है या फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। ओके, और कौन सा सॉइल है इस पे भी डिपेंड करता है, कौन सा सीजन है इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि समर में तो बहुत गर्मी होती है तो उसमें वाटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सॉइल टू सॉइल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हमें समर में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है इसको भी अंडरलाइन करेंगे। वेल, जिससे हम इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, पानी जिसका हम यूज़ करते हैं वो है वेल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, पॉन्ड का पानी, लेक, रिवर, डैम और कैनाल। यहाँ से हम पानी का इस्तेमाल करके और इरिगेशन में यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन में। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ेंगे जो पहले यूज़ होता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल। जो भी वाटर अवेलेबल होता था वेल में, लेक में या फिर कैनाल में, उसको लिफ्ट किया जाता था अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, इसको पहले हम पानी से अंदर से बाहर निकालते थे और फिर उसको खेतों में पहुंचाया जाता था, फील्ड में पहुंचाया जाता था। अब पानी निकालने के लिए हम इंसान खुद भी पानी निकालता था अलग अलग तरीक़ों से। हम पुली सिस्टम, जैसे आप फिगर 1 में देख पा रहे हो, ऐसा पुली सिस्टम है। आपने देखा होगा ऐसे कुएं में एक बाल्टी डाल देते हैं और रोप से उसको खींचा जाता है, उसके बाद फिर उसको पानी को फील्ड में डाल दिया जाता है। इसको मोट या फिर पुली सिस्टम कहते हैं। सेकेंड है चैन सिस्टम। जैसे आप फिगर यहाँ पे 1.1 के बी में देख पा रहे हैं, इसको चैन सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, ऐसा चैन से ही एक बाल्टी लगी हुई है, ऐसे घुमाओ तो वो निकाल के फिर दोबारा ऐसे खेतों में जा रहा है। हमारा सी है ढेकली सिस्टम, और इसमें देखो कैसे पानी एक यहाँ पर रोप बनी हुई है और इससे पानी निकाल के फिर खेतों में जाया जाता है। तो 3 ये ट्रेडिशनल सिस्टम है और 4 भी है राहा सिस्टम, इसको हम लेवर सिस्टम कहते हैं। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप। अब क्या इस्तेमाल होता है? अब ज़्यादातर आपने देखा होगा खेतों में ट्यूबवेल, अब पंप लगे होते हैं, ये सारी बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी ये सारे यूज़ होते हैं एनर्जी के तौर पे। अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न वे क्या है इरिगेशन का। अब मॉडर्न वे में हम क्या कहते हैं, पहले का ट्रेडिशनल वे वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेबर की ज़रूरत पड़ती थी
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। अब का जो मेथड है वो बहुत ही, उसमें पानी की ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होती है और टाइम पे सही से हो जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट भी कर पाते हैं। तो आज का मॉडर्न मेथड कौन कौन से, सबसे पहला स्प्रिंकल मेथड, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, फिगर 1.5 का ए स्प्रिंकल सिस्टम। यहाँ पे जहाँ ये उनकी वो ये वहाँ के लिए और भी अच्छा मेथड, जहाँ पे बहुत पानी नहीं होता है और अनइवन जो लैंड होता है, वहाँ पे ये सिस्टम और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब इसमें एक, आप वेल देख रहे हो, वेल के ऊपर एक नोजल है जो रोटेट कर रहा है, जो पानी को अंदर से खींचता है, और बाकी सब एक रेगुलर इंटरवल पे छोटे छोटे पाइप लगा हुआ है बराबर दूरी पे, और ये पूरे खेत में क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, ठीक है। इससे क्या होता है, मेन पाइपलाइन से जो प्रेशर आता है वो सारे पाइप, छोटे छोटे पाइपलाइन से जाता है और स्प्रिंकल करता है। एक जैसे बारिश होती है, बारिश में जैसे स्प्रिंकल होता है पानी, सेम एज ऐसे ही ये स्प्रिंकल करता है पूरे लॉन में और पूरे फील्ड में। इससे पानी इक्वल अमाउंट में पूरे प्लांट को जाता है और ज़्यादा वेस्टेज भी पानी का नहीं होता है। हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं लॉन में, कॉफ़ी के प्लांटेशन में और दूसरे भी बहुत सारे क्रॉप में, ठीक है। अब सेकेंड आ गए हम ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट टू द रूट, सीधा रूट में ही वाटर फॉल होता है। सेम है, इसमें भी एक नोज़ल लगा होता है मेन पाइपलाइन से, बाकी पाइपलाइन जुड़ी होती है जो कि पूरे फील्ड में बिछी हुई है। पर पहले वाले में स्प्रिंकल होता था, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा प्लांट की रूट में जाता है, ठीक है, स्प्रिंकल नहीं होता। इसमें भी वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। इसको ज़्यादातर हम फ्रूट गार्डन्स और ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे पानी बहुत कम है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। ये आपका हो गया ड्रिप सिस्टम, जैसे फिगर में आप देख रहे हो। अब हम आगे यहाँ पे हमने मेथड देख लिया। आप ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड को भी याद रखेंगे और मॉडर्न मेथड को भी याद रखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आगे हम बढ़ गए 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इरिगेशन हमारा फिनिश हो गया, अब हम वीड्स पे आ गए। अब वीड हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मेन प्लांट के साथ निकल जाते हैं। वो अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं मेन क्रॉप के साथ। तो उसको, वो अनडिज़ायरेबल प्लांट को हम वीड कहते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत तो है नहीं, वो बिना मतलब का ही उग गया है। और उनका इसके ये नुकसान है, क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं, ये जो मेन प्लांट होता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर स्पेस सब ले रहा है, और इससे क्या होता है, मेन प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इससे वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वीड को रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सम वीड्स इंटरफेयर इन द इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और यहाँ तक कि कुछ वीड बहुत मतलब हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं और पॉइजनस भी होते हैं समटाइम एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। इसलिए फार्मर बहुत सारे मेथड अडॉप्ट करते हैं वीड को रिमूव करने के लिए, और या फिर उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो मेन क्रॉप को नुकसान ज़्यादा ना पहुँचाए। टिलिंग एक प्रोसेस होता है बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, हेल्प टू अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। जैसे कि आपने पहले मैंने आपको बताया था, जब हम पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो एक टिलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, प्लांट को इसको जो हमारा सॉइल है उसको हम वो करते हैं, मिक्स करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वीड होता है वो अपरूट हो जाता है, वो निकल जाता है, खुद जाता है, और उसको फिर हम उसको साइड कर देते हैं। तो ये इस वक्त भी हम वीड को अलग कर देते हैं, जो भी पहले प्रेजेंट होता है मिट्टी में, सॉइल में। बाद में जब सपोज़ बाद में निकल जाता है तो भी हम वीड को क्या करते हैं, फ्लावर्स और सीड्स से पहले इसको निकाल देते हैं। मैनुअली भी इसको निकाल दिया जाता है, इसको काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। एक सीड ड्रिल होता है, उसको यहाँ पे फिगर 1.2 में आप देखोगे, अभी इसको उससे निकाल दिया जाता है। और हम वीड को कंट्रोल करते, एक दो तरीका है कंट्रोल करने का। फर्स्ट वे में हम इसको मैनुअली उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको खुरपी के हेल्प से खुद के हटा देते हैं। सेकंड तरीका होता है, इसको वीड सी साइड डाल देते हैं। एक एग्जांपल है इसका,
2,4-D ये वीडसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वीड्स नहीं निकलता या फिर कंट्रोल रहता है। और ये डैमेज, और जो ये वीडसाइड है ये डैमेज नहीं करता क्रॉप को, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से स्प्रे करते हैं ऐसे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे। ये देखो, जैसे ये वुमन इसने अपना नाक मुंह सही से बंद करके इसको क्रॉप में स्प्रे कर रहा है, ठीक है। और इसको हम कब स्प्रे करते हैं, जब वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है हमारा सीड, बिफोर फ्लावर्स के निकलने से पहले हम ऐसे वीडसाइड को डाल देते हैं, ठीक है। और सही से मुंह को कवर करके, क्योंकि केमिकल होता है। अब आगे हम 1.8 हार्वेस्टिंग पे। जब क्रॉप सही से पक जाता है, सही से रेडी हो जाता है, तो उसको हम काटते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप को कटिंग का समय हो जाता है आफ्टर मेच्योर, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसको या तो उखाड़ लिया जाता है या फिर ग्राउंड से इसको काट लिया जाता है। कोई भी प्लांट में यूजुअली 3 to 4 मंथ लग जाता है क्रॉप को मेच्योर होने में। और हार्वेस्टिंग या तो हम सिक्कल के हेल्प से, यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो, ये सिक्कल के हेल्प से कर लेते हैं मैनुअली, या तो हम मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। हार्वेस्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, मशीन से ही इसको, ये देखिए जैसे हार्वेस्टिंग से मशीन से ये क्या करते हैं, इसको काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, हम उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग में हम बीट को और उसके जो बाकी का हस्क है उसको अलग करते हैं। अभी कंबाइन एक नया मशीन आया है जिसमें दोनों काम हो जाता है, इसमें हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और थ्रेसिंग भी हो जाता है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के बाद आता है हमारा विनोइंग। फार्मर, छोटे छोटे जो फार्मर जो लैंड होल्डर होते हैं जिनके पास बहुत ज़मीन नहीं होती, वो खुद ही विनोइंग कर लेते हैं। उनको हाथ से कर लेते हैं, जैसा आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा विनोइंग। ऊपर से कोई भी ऊंची चीज़ से हम ऊपर से जब ग्रेन डालेंगे तो हवा ग्रेन नीचे आएगा, जो हल्का हस्क होता है वो साइड में जो चला जाता है उसको विनोइंग कहते हैं, ठीक है। तो मैनुअली हम वैसे विनोइंग करते हैं। मैं आपको यहाँ पे इमेज लगा देती हूँ, ऐसे जैसा कि पिक्चर में दिख रहे हो। अब मशीन से जो विनोइंग होता है, जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हो 1.9 में विनोइंग कैसे होता है मशीन से, ठीक है। तो ये हम कब करते हैं, पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से हम हस्क निकाल लेते हैं और ग्रेन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विनोइंग होता है। अब आगे स्टोरेज में। स्टोरेज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सही से हार्वेस्ट हमने करा है ग्रेन को और हमें इसको लंबे समय तक रखना है, तो हमें स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रॉपर स्टोरेज सेफली नहीं रखेंगे तो हमारा सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, जितने भी हमने क्रॉप प्रोडक्शन में मेहनत करी है, और वो फिर ख़राब हो जाएगा। इसको इंसेक्ट खा जाएंगे या फिर रैट या फिर मॉइस्चर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें स्टोरेज में भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी हार्वेस्टेड ग्रेन है हमें उसे मॉइस्चर से फ्री रखना है। उसको फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन, उसको बिना ही ड्राइंग हो, फ्रेशली हार्वेस्टेड जितने भी सीड होते हैं आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे बी गेट स्पॉइल और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। अब जितने भी हम हार्वेस्ट करेंगे उसको हम सही से नहीं सुखाएंगे तो वो क्या होगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब कर देंगे और वो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिट ही नहीं रहेगा वो आगे यूज़ के लिए। इसलिए इसे स्टोर करने के पहले हम सन में अच्छी तरह से उसका मॉइस्चर सुखा देते हैं, प्रॉपरली उसको ड्राई कर देते हैं, ताकि फर्दर उसमें कोई भी पेस्ट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगई ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको ऐसे बहुत बड़े बड़े सिलोज में, जैसा फिगर 1.10 में देख पा रहे हैं ए में, ऐसे बड़े बड़े सिलोज में या फिर ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे ग्रैंडेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मर स्टोर करते हैं, जैसे जूट बैग में, आपने देखा होगा जूट के बड़े बड़े बैग में, मेटालिक बीन्स में, इसमें हम बहुत लार्ज स्केल में हम सिलोज में बैग में कर करके सिलोज में इसको स्टोर कर देते हैं आगे यूज़ के लिए, या फिर ग्रेनरीज में इसको स्टोर कर देते हैं, वहाँ पे पेट्स या फिर इंसेक्ट्स से बचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राई नीम लीफ भी यूज़ करते हैं ताकि उसमें भी इंसेक्ट ना लगे। उसको हम घरों में आप देखा होगा ड्राई लीफ को, नीम के लीफ को ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज जहाँ पे स्टोर करते हैं हम उसको गोडाउन में या फिर वहाँ पे डाला जाता है, या फिर कुछ केमिकल पेस्ट से जिससे बचाया जा सके वो भी केमिकल का यूज़ करते हैं हम स्टोरेज रूम में जहाँ पे स्टोर करते हैं। अब तो ये था सिर्फ प्लांट के बारे में। सेम एज हम एनिमल से जब हम फूड गेन करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, मिल्क किससे मिलता है, सोर्स हमारा है काऊ, बेफेलो, गॉट एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह और भी फूड के नाम लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पे 3 और लिखना है आपको,
जो कि हमें एनिमल से मिलता है। सेम एज हमें बहुत सारी चीज़ें एनिमल से मिलती है, लाइक फिश और और हम दूध मिलता है, हमें मीट मिलता है, ये सब भी हमें एनिमल, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। जिस तरह हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, इसी तरह हम एनिमल का भी प्रोडक्शन करते हैं, और इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जिसको हम आगे कभी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। जो भी आपको क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। और इसके जितने भी कीवर्ड्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, इसके डेफिनेशन के साथ। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।